Hello everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel that is the EduDot. हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से। हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के, और उन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से इस चैप्टर के बाकी जो पहले वाले टॉपिक्स है वो आप देख सकते हैं। और इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी चैप्टर्स के लिंक भी दे दूंगी, जिससे आप उन वीडियोस को भी, उन चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। हमने अब तक देखा कि एमएनसीज का क्या रोल रहता है, किस तरीके से वो काम करती हैं, किस तरीके से वो अपनी कॉस्ट कटिंग करती हैं और डिफरेंट कंट्रीज में अपनी प्रोडक्शन करती हैं। फिर हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, डेफिनेशन देखी हमने ग्लोबलाइजेशन की, और हमने ये भी देखा कि ट्रेड गुड्स या सर्विसेज ही अक्रॉस बॉर्डर्स नहीं जा रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज में उनकी मूवमेंट नहीं हो रही, बल्कि प्रेजेंट सिनेरियो जब हम कुछ टाइम के, कुछ ईयर्स की जब बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जो ह्यूमंस हैं ये भी माइग्रेट कर रहे हैं, ये भी मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू दी अनदर कंट्री। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। पहला है टेक्नोलॉजी। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। रैपिड इम्प्रूवमेंट होती गई टेक्नोलॉजी की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हुआ है। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अब जब ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारे जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट कर पाएंगी। और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो पिछले 50 सालों में हमने ये जो चेंज है, ये जो इम्प्रूवमेंट है वो हमने देखी है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द डिस्टेंस कंट्रीज, ठीक है, पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। अब डिफरेंट कंट्रीज, एक कंट्री से गुड्स जाने हैं दूसरी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा जल्दी गए हैं गुड्स, और लोअर कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे जो है गुड्स वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए हैं। तो टेक्नोलॉजी इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स। अब गुड्स ऐसे कंटेनर्स में डाले जाते हैं, ऐसे कंटेनर्स में लोड किए जाते हैं जहाँ से उनको जो है ट्रांसपोर्ट किया जाए, विया शिप्स में हो सकता है, रेलवेज, प्लेन्स या ट्रक्स में। कंटेनर्स हैव लेड अ ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। पोर्ट हैंडलिंग की जो कॉस्ट होती है, पोर्ट्स पे जो हैंडलिंग की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो कंटेनर्स जब प्रिपेयर किए जाते हैं तो इससे क्या है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट्स। अब जो ट्रैवल स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो मार्केट्स में उन जो प्रोडक्ट्स हैं जल्दी से जल्दी पहुंच पाते हैं और उनकी रीच जो है वो बढ़ती है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन। अब एयर ट्रांसपोर्ट, हम विया जो एयरवेज का यूज़ करके जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये भी, यहाँ पे भी जो कॉस्ट है वो भी कम हो गई है, ठीक है। दिस हैज़ एनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस। इससे क्या हुआ है कि एयरलाइंस के माध्यम से जो गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट इजीली हो रहे हैं, और जो इनकी वॉल्यूम है यानी जो क्वांटिटी है या कह लो तो वो भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इनकी वॉल्यूम जो है गुड्स की वो भी इंक्रीज हो गई है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने ये देखा। इवन मोर रिमार्केबल have been the developments in information and communication technology। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की तो बात हम करते ही हैं, लेकिन हमने ये भी ऑब्जर्व किया है एक रिमार्केबल जो है डेवलपमेंट हुई है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप हुई है। इन रीसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। ऑब्वियसली ये तो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं अपने प्रेजेंट टाइम में, हम अपने आसपास भी, कि टेलीकम्युनिकेशन जो है, टेक्नोलॉजी जो टेलीकम्युनिकेशंस हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इंटरनेट्स हो गए, तो ये जो है इससे क्या चेंज जो है, इन सब चीज़ों से जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहा है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स वगैरह जो भी है, आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। अब इन सब माध्यम का यूज़ करके हम जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ।
विद इन अ वर्ल्ड ऑब्वियसली, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, जल्दी जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत जल्दी होता है, एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन पहुंचना, ठीक है, मैसेज इंफॉर्मेशन पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज का जो है वो स्कार्स रहते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी नहीं होती, नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलता। तो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसे माध्यम का यूज़ करके टेलीकम्युनिकेशन वहाँ पे भी इतनी इम्प्रूव हुई है कि वहाँ पे भी जो है इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुँच रही है। पीपल आर एबल टू कनेक्ट फ्रॉम द रिमोट एरियाज एज वेल, ठीक है। As you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have also ventured into the amazing world of internet, where you can obtain and share information on almost everything you want to know. यहाँ तो कोई नई बात नहीं की गई, हम सब ही जानते हैं इंटरनेट की क्या वैल्यू है, किस तरीके से हमारे एक क्वेश्चन माइंड में आते ही हम इंटरनेट पे गूगल करना शुरू कर देते हैं, सर्च करना शुरू कर देते हैं अपनी क्वेरीज को, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स। इवन यहाँ तक कि हम बीमार होते तो हम तब भी सर्च करते हैं कि हमारे ये सिम्टम्स हैं तो ये क्या बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। तो अगर इतना इम्पॉर्टेंट और इतना इम्पैक्ट हो गया है हमारी लाइफ में इंटरनेट का, that we all know. इंटरनेट also allows us to send instant electronic mails, यानी emails हम भेज सकते हैं, वॉइस मेल्स भेज सकते हैं across the world at negligible cost. यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन। अब हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी का रोल पढ़ा था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और IT इन शॉर्ट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। पहले हम गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, गुड्स की मूवमेंट की बात कर रहे थे, तब ट्रांसपोर्टेशन काम में आया। अब जब सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो IT सेक्टर सामने आया। अ न्यूज़ मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंडन रीडर्स इज टू बी डिजाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। अब जो मैगजीन लंदन रीडर्स के लिए पब्लिश की जाती है वो प्रिंट होती है, उनके जो डिज़ाइन या फिर प्रिंट होती है वो दिल्ली में होती है। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस, ठीक है, जो भी टेक्स्ट होता है मैगजीन का कि क्या हमने मैगजीन में लिखना है, क्या वो आर्टिकल्स होंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो थ्रू इंटरनेट दिल्ली ऑफिस में वो भेज देते हैं। The designers in the Delhi office get orders on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facility. Telecommunication facility का यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का फैसिलिटी का यूज़ करते हैं ताकि किस तरीके से डिज़ाइन करना है अपनी मैगजीन को, वो दिल्ली में है तो वहाँ पे जो है वो बता सके। द डिज़ाइनिंग इज़ डन ऑन अ कंप्यूटर। अब डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर में किया जाता है। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन्स आर सेंट बाय एयर टू लंदन। अब मैगजीन्स बनकर तैयार हो गई हैं, अब उनको लंदन पहुंचाना है तो एयरवेज का यूज़ किया जाता है लंदन पहुंचाने के लिए। इवन द पेमेंट जो पेमेंट है ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली इज़ डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट। ई बैंकिंग के माध्यम से जो है पेमेंट की ट्रांजेक्शन भी हो जाती है। तो यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन, IT इन अ ग्लोबलाइजेशन, मतलब IT किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करती है और सर्विसेज जो है उनका आदान प्रदान करती है, एक्सचेंज करती है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हमने देखे थे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में सुना ही होगा 1991। तो यहाँ पे हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन पढ़े इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लिबरल मतलब ज़्यादा सख्ती ना करना, ज़्यादा सख्ती ना करना। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट का रोल बताया है कि गवर्नमेंट जो है, जो फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, कुछ जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा कम कर दे या थोड़ी रिलैक्सेशन दे दे। तो इसको हम कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है इन डिटेल। तो हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जब हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं और फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। अब हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी पहले वीडियोस में, इसी चैप्टर का एक टेबल था हमने जब पढ़ा तो उसमें चाइनीज़ टॉयज़ की एग्जांपल दी गई थी कि इस तरीके से वो इंडिया में आके इंपोर्ट कर रहे हैं।
इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले जो है। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज। अब इंडियन जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा देती है टॉयज पे। व्हाट वुड हैपन, इससे क्या होगा? दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। अब इंडियन कोई कंपनीज हो गई, कुछ सेलर्स हो गए, तो वो ही इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से। जब वो इंपोर्ट करेंगे चाइनीज टॉयज तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसी वजह से जो बायर्स हैं विल हैव टू पे हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज। अब जो बायर्स हैं वो ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है। Chinese toys will no longer be cheap in the Indian markets and imports from China will automatically reduce। हमने ये देखा था कि पहले जब हमने टेबल पढ़ा था, ये एग्जांपल पढ़ी थी, तो हमने ये देखा था कि कैसे चाइनीज टॉय की जो मार्केट है वो इंडिया में ओवरटेक कर लेती है। और हमारे जो इंडियन मार्केट्स के हैं, इंडियन मार्केट है टॉयज़ की, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भारी लॉस देखने को मिलता है क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, महंगे मिलते हैं इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स। तो चाइनीज़ जो टॉय कंपनी थी वो सस्ते दामों पे जो है अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचती है, तो लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम इंडियन टॉय कंपनी टू अ चाइनीज़ टॉय कंपनी। लेकिन जब हम टैक्स बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो जब चाइनीज़ जो है चाइना की कंपनी जो है वो यहाँ पे जब इंपोर्ट करेगी तो लोगों को क्या है, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ज़्यादा पे करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। प्राइसेस जो है, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है इंडियन मार्केट और चाइनीज मार्केट के बीच में वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट्स को भी, इंडियन टॉय मेकर कंपनी को भी कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट होगा। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर के एग्जाम्पल है जब हम टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स लगाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज ये रिस्ट्रिक्शन, ये बैरियर क्यों समझते हैं? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, हैज़ बीन सेट अप, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट जब ये जो ट्रेड बैरियर्स है ये तब यूज़ करती है, टैक्स, सिंपल भाषा में टैक्स तब लगाती है या तो उसे जो है फॉरेन ट्रेड कम करना होता है या इंक्रीज करना होता है। इन दैट सेंस जो है वो बैरियर्स को यूज़ करती है या टैक्सिंग पॉलिसी को जो है वो यूज़ करती है। या तो टैक्स कम कर देगी या टैक्स बढ़ा देगी, सिमिलरली इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री, तो ये सब कुछ डिसाइड करती है गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी टिल 1991 के बाद जो है ग्लोबलाइजेशन, ये मार्केट्स को ओपन अप किया गया था। दिस वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशंस, ताकि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं इनके कॉम्पिटिशन्स को ख़त्म कर दिया जाए और इनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए। Industries were just coming up in 1950s and 1960s and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up। Competitions हो रहा था import की वजह से उस स्टेज पे, तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया गया कि वो यहाँ पे आके सेटअप करें। Thus India allowed imports of only essential items such as मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। कुछ ऐसे एसेंशियल गुड्स को जो है, प्रोडक्ट्स को है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था सिर्फ, बाकी ट्रेड नहीं होता था, एसेंशियल गुड्स का ही जो है वो इंपोर्ट किया जाता था। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। जब भी एक कंट्री डेवलपमेंट की स्टेज पे होती है, डेवलप्ड कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री यानी तो वो तो पूरी डेवलप हो ही गई है, डेवलप कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज की बात कर रहे हैं। जब डेवलपिंग स्टेज पे होती है कोई भी कंट्री तो वो क्या करती है, इनिशियल स्टेज पे वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और ये सब करती है वैरायटी ऑफ डिसीजंस की वजह से के तहत। स्टार्टिंग अराउंड 1991
some far-reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. 1991 में डिसीजन लिया गया, चेंज किया गया पॉलिसीज में, और गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अब कंपटीशन होना चाहिए हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स के बीच में, ठीक है. इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स. अब वही बिक रहा है, वही सेल्स हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ऐसा बड़ा कोई टारगेट नहीं है, तो इस वजह से वो है कंपटीशन देने के लिए हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें और चेंजेस लेके आ सकें और वैरायटीज़ जो है मार्केट्स में अवेलेबल करवा सकें. तो कहीं ना कहीं उस सेंस को डेवलप करने के लिए मार्केट्स को ओपन कर दिया गया विद इन द कंट्री, सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी. दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. अब ये डिसीजन बाकी कंट्रीज, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सपोर्ट करा. दस बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट. 1991 के बाद थोड़ा ओपन अप कर दिया गया था, ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड को काफ़ी परसेंटेज तक जो है वो हटा दिया गया था, जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे. दिस meant that goods could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices. अब गुड्स जो है फ्रीली जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जा सकते थे, और जो है फैक्ट्रीज या ऑफिसेज जो है वो भी सेटअप हो सकती थी. रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. हमने बात करी थी कि लिबरलाइजेशन क्या, ये डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत एडिशन कर दीजिए इसमें. बैरियर्स को रिमूव करना या रिस्ट्रिक्शंस जो है सेटअप करना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाना गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन. विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्प्रूव और एक्सपोर्ट. लिबरलाइजेशन ट्रेड में हो, बिजनेस में हो, इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है वो फ्रीली हो जाती है, और इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वो अपने हिसाब से, अपने विश के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं. द गवर्नमेंट इम्पोजेज much less restrictions than before and therefore is said to be more liberal. I hope liberalization समझ में आ गया. लिबरल किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करती है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. We have seen that liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें लिबरलाइजेशन की तरफ सपोर्ट करा था. अब यही ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि जो बैरियर्स होते हैं फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, वो थोड़े नुकसानदायक होते हैं. देयर शुड बी नो बैरियर्स, बैरियर्स नहीं होने चाहिए. जो ट्रेड होता है कंट्रीज के बीच में वो फ्री होना चाहिए. जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो लिबरलाइज कर दे अपनी पॉलिसीज में, ठीक है, ताकि वो ट्रेड कर सकें. अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो एम करती है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है. जो लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जो है उनका टारगेट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव की वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेवलप हुई. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी रूल्स रहते हैं वो WTO एस्टैब्लिश करता है, और ये देखता है कि जो रूल्स हैं इनको फॉलो किया जा रहा है. 160 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो कि मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. दो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल. In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. ये याद रखने वाली बात है. On other hand, दूसरे हाथ, World Trade Organization rules have forced the developing countries to remove trade barriers. World Trade जो है developing countries की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा, force करा कि अपने जो trade barriers हैं इनको remove कर दो. An example of this is the current debate on the trade in agricultural products. Agricultural products की जो डिबेट है, इन पर डिबेट होती ही रहती है. तो एक एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस. हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बल्क एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है GDP में. इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, कंपेयर दिस टू डेवलप्ड कंट्री सच एज US से हम कंपेयर करते हैं विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, और 1% जो है GDP का जो शेयर है, एंड इट्स शेयर
टोटल एम्प्लॉयमेंट का शेयर है 0.5%, एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर इन द यूएस रिसीव मैसिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे देख रहे हैं कि शेयर कितना कम है, एम्प्लॉयमेंट कितनी कम है, फिर भी मैसिव जो सम ऑफ मनी है यूएस गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन और फॉर एक्सपोर्ट्स दिया जाता है टू अदर कंट्रीज। ठीक है, सपोर्ट करती है गवर्नमेंट फाइनेंशियली। ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव, यूएस फार्मर्स कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइस। अब सपोर्ट करती है गवर्नमेंट तो फार्मर बहुत कम दामों में जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी ग्रो करता है वो बेच सकता है। और जो सरप्लस होता है, जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अनदर कंट्री, अब जो सरप्लस है वो दूसरी कंट्रीज में बेच देता है कम प्राइसेस में। एडवर्सली क्या होता है, इफेक्टिंग फार्मर्स इन दीज कंट्रीज। अब सपोज यूएस का जो भी सरप्लस हुआ वो इंडिया में सपोज वो एक्सपोर्ट करता है और हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें सस्ते दामों में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्होंने सपोर्ट करा था ना फाइनेंशियली, तो इससे क्या हुआ कि वो कम दामों में ही लोकली यानी विद इन देयर कंट्री देयर नेशन वो चीज़ों को बेच रहे हैं, अपने क्रॉप्स को बेच रहे हैं, और फिर जो बच जाता है वो दूसरी कंट्रीज में बेचते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में वो बेचते हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से। तो हमारे जो लोकली ग्रो होती हैं क्रॉप्स उनका प्राइस ज़्यादा होता है। अब वही चीज़ हो गई कि जब हमने चाइनीज़ टॉय की एग्जांपल पढ़ी थी, तो यहाँ पे जो है यूएस प्रोड्यूसर जो है वो कम दामों में ग्रेन्स जो है बेच रहे हैं, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, कम दामों में। और क्वालिटी भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, क्वालिटी किस तरीके से ग्रो किए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ की गई थी, किस तरीके से जो क्रॉप्स हैं ग्रो हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव अफेक्ट करेंगे हमारे फार्मर्स को, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो ग्रो कर रहे हैं उनकी क्रॉप्स मार्केट में नहीं बिकेंगी। इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज आर देयरफॉर आस्किंग द डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट से पूछ रही हैं, वी हैव रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स एज पर WTO रूल्स बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ WTO एंड हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर्स वास्ट सम ऑफ मनी। यू हैव asked our governments to stop supporting our farmers but you are doing so yourself. Is this free and fair trade? अब यहाँ पे आता है फ्री एंड फेयर ट्रेड क्या है, ये कि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्री से पूछ रही हैं कि WTO रूल्स के हिसाब से हमने जो ट्रेड बैरियर है वो कम कर दिया और आप जो है वो इग्नोर कर रहे हैं WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और आप अपने फार्मर्स को वास्ट सम ऑफ मनी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं हम इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये आपकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो है हमारी कंट्री में हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं और डिटेरियोरेट हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया में। लास्ट 20 ईयर्स की जब हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। व्हाट हैज़ बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ लोगों को, अब हम ये देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स। लोकल भी और फॉरेन प्रोड्यूसर्स भी, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं दोनों को कहीं ना कहीं एडवांटेज हुआ है कंज्यूमर्स का, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरियाज में वेल ऑफ यानी बेटर ऑफ। देयर इज अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। अब कंज्यूमर्स को बेनिफिट क्या हो गया कि वो कम दामों में बेटर क्वालिटी जो है वो खरीद पा रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस उनको अवेलेबल हैं। इससे रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो लोग हैं आज के टाइम पे इंजॉय कर पा रहे हैं हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग दैन अर्लियर। जो पहले कर रहे थे उससे जो लिविंग है लोगों की वो बहुत बेहतर हुई है। हम अपने घरों में देख सकते हैं कि हम डे बाय डे कितने बेटर ऑफ होते जा रहे हैं। अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं और वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों पर इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का वो इक्वल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, दोनों को बेटर ऑफ सिचुएशन में नहीं डाला है। पहली बात करते हैं MNCs हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। MNCs पिछले 20 सालों में MNCs ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है इंडिया में, ठीक है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम।
अब ऐसे तो कोई एमएनसी इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं, अब उसको लगता है कि इंडिया में बेनिफिट होगा तो तभी करके उसने जो है इन्वेस्टमेंट करी है। MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, फास्ट फूड या फिर सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। ये कुछ सेक्टर्स, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे MNCs ने इन्वेस्टमेंट करी है। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। ऑब्वियसली ये बेसिक प्रोडक्ट्स बन गए, बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स बन गए। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, नई जॉब्स क्रिएट की गई हैं। लोकल कंपनीज भी है, वो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करती हैं और एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रोस्पेरस, जिसकी वजह से जो ये इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाई हैं। अब क्या स्टेप्स ऐसे हैं जिससे जो है अट्रैक्ट हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स। जो गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल दोनों, ये जो स्पेशल स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs आर बीइंग सेटअप। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए गए हैं, सेटअप करे जा रहे हैं। आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं ये इनके बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इस एरिया में। इलेक्ट्रिसिटी होगा, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सब कुछ वर्ल्ड क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। Companies who set up production units in special economic zones (SEZs) do not have to pay taxes for an initial period of 5 years. 5 साल की टैक्स में उनको रिलैक्सेशन दे रही है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेबर लॉज में भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है ताकि इन्वेस्टमेंट और बढ़े, क्योंकि वर्कर्स तो, लेबर्स तो चाहिए होंगे ना। जब भी कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करेगा तो इससे जो है लेबर की ज़रूरत होगी। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स। हमने चैप्टर 2 में देखा था सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, किस तरीके से हम लेबर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हम फॉलो करते हैं। इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मेनी ऑफ दीज रूल्स। अब ये यहाँ पे ये जो रूल्स हैं, यहाँ थोड़े जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है, सख्ती ना बरत कर थोड़ी रिलैक्सेशन दी है कंपनीज को, मतलब इग्नोर करा है बेसिकली थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जब उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है, किसी भी कंपनी को जब ज़रूरत ज़्यादा होती है तभी वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको हायर करते हैं। ठीक है, जब उनका कोई काम नहीं होता, जैसे हमने ऑफ सीजन की बात करी थी, वो भी कह सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट या डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, तब थोड़े बहुत जो वर्कर्स हैं उनको निकाल देती है, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे करती है, परमानेंट वर्कर्स को हायर नहीं करती है। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर। कॉस्ट को जो लेबर की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। अभी तक भी ये जो सिलसिला है वो रुका नहीं है, अभी और ज़्यादा जो है डिमांड कर रही हैं कंपनीज ताकि लेबर लॉज में थोड़ी रिलैक्सेशन और मिल सके। पहली तो हमने बात करी थी यहाँ पे MNCs की, कि MNCs में क्या इम्पैक्ट, MNCs के द्वारा क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन में, इंडिया में, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में। फिर हम बात कर रहे हैं टॉप इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो कि बेनिफिट कर पाई हैं फ्रॉम द इंक्रीज कॉम्पिटिशन, जो बेनिफिट हुई हैं। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी में उन्होंने इन्वेस्ट करा है, प्रोडक्शन मेथड में इन्वेस्ट करा है और उन्होंने अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर दिया है, रेज कर दिया है। सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस की हैं फॉरेन कंपनीज के साथ, तो वहाँ से भी उनको सक्सेस हासिल हुई है। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्व्स। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल्स बन चुकी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बनी हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फेस्टनर्स। ठीक है, ये सब कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अपने ऑपरेशंस को स्प्रेड कर रही हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT। ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है इंडियन कंपनीज के लिए जो कि IT सेक्टर्स का एक पार्ट है।
The Indian company producing a magazine for a London-based company and call centers are some examples. हम ये examples हैं. Besides, a host of services such as data entry, accounting, administrative task, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. अब ये सब जो काम है ये इंडिया में किया जाता है क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर होती है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसेस या ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती, सस्ते में काम हो जाता है. और फिर इन सब चीज़ों को जब ये यहाँ पे बना लेते हैं तो यहाँ पे जो बाहर कंट्रीज में उनको एक्सपोर्ट किया जाता है. यहाँ पे बताया गया है जैसे डाटा एंट्रीज हो गया, काउंटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, ये सब जो कुछ है, इंजीनियरिंग का कोई काम हो गया तो वो सब इंडिया में किया जाता है एंड उनको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है. Small producers compete or perish. For a large number of small producers and workers, globalization has posed major challenges. Rising competition. रवि की अब एग्जांपल दी गई है कि किस तरीके से जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है. Did not expected that he would have to face a crisis in such a short period of time of his life as industrialist. रवि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसने कभी सोचा नहीं था कि उसको इतने सारे क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा. रवि क्या करता है? रवि took a loan from a bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu. ठीक है, रवि क्या करता है? लोन ले लेता है बैंक से ताकि वो अपनी कंपनी जो है कैपेसिटर 1992 में वो शुरू कर सके तमिलनाडु में. कैपेसिटर्स आर यूज इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट्स में यूज होता है, टेलीविजन एक्सेट्रा में ये यूज होते हैं. 3 साल तक ही वॉज एबल टू एक्सपैंड प्रोडक्शन. 3 साल तक वो एक्सपैंड कर रहा था एंड 20 वर्कर्स वो उसके अंडर काम कर रहे थे. ठीक है, His struggle to run his company started जबकि गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कैपेसिटर्स एज पर इट्स एग्रीमेंट एट WTO इन 2001. 2001 में जब इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कैपेसिटर्स के, तब जाके उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. हिज मेन क्लाइंट्स द टेलीविजन कंपनीज, मेन क्लाइंट्स उसके टेलीविजन कंपनीज थी जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैपेसिटर्स बल्क में खरीदती थी मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविजन सेट्स के लिए. However, competition from the MNC brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया तो इंडियन कंपनीज क्या करने लगी? असेंबल करने लगी. पहले तो वो बेच रही थी, पहले तो वो टीवी बेच रही थी, लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ गया कि इंडियन कंपनीज ने असेंबलिंग का काम संभाल लिया. Even when some of them bought capacitors, they would prefer to import as the price of the imported item was half the price charged by the people like Ravi. अब इम्पोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शन रिमूव करी उन्होंने, जो गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से क्या हो गया? इंपोर्ट सस्ता हो गया, कैपेसिटर सस्ते दामों में मिलने लगे. तो रवि जो कैपेसिटर्स बनाना था तो वो छोड़ के लोग सस्ते दामों की तरफ शिफ्ट हो गए, जो कि फॉरेन कंपनीज जो सस्ते दामों में बेच रही थी उनकी तरफ शिफ्ट हो गए. रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द कैपेसिटर्स. अब जो प्रोड्यूस कर रहा है 2000 में एंड हैज़ ओनली 7 वर्कर्स. पहले तो कितने वर्कर्स थे? 20 वर्कर्स थे, अब 7 वर्कर्स रह गए वर्किंग फॉर हिम. एंड मैनी ऑफ रवीज फ्रेंड इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज देयर यूनिट्स. अब रवि के भी फ्रेंड्स है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हिस्सा थे, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे हैदराबाद और चेन्नई में, उन्होंने अपनी यूनिट्स को बंद कर दिया. काफ़ी लॉस देखने को मिला. बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल are some example of industries where the small manufacturers have been hit hard. ट्रेड को, इंपोर्ट्स को जब रिलैक्सेशन दे दी, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, तो जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स थे इन पर प्रेशर आया. स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स की, तो इन्होंने यूनिट्स जो है वो बंद कर दी अपनी. बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो गए. द स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, 11 crores इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली इन एग्रीकल्चर. सबसे ज़्यादा जो हमारे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें जो है वर्कर्स जो है काम करते हैं ज़्यादातर. फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर. किस तरीके से यहाँ पे देखा कि नुकसान हुआ है कंपटीशन के बढ़ने की वजह से. कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट. ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स. Faced with growing competition, most employers these days prefer to employ workers flexibility. हमने पढ़ लिया. इसका मतलब क्या है कि जो workers हैं, jobs are no longer secure नहीं है. Let us see how the workers in the garment export industry in India are having to bear this pressure of competition. Large MNC in the garment
इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंपोर्ट करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स से, ठीक है। These large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits. Profits को maximize करने के लिए cheaper goods network को देखते हैं. To get these large orders, Indian garment exporters try hard to cut their own cost. ठीक है. As cost of raw materials cannot be reduced. Raw material की cost reduce नहीं की जाती, तो exporters क्या करते हैं, labor cost cut करने की कोशिश करते हैं. वेयर जहाँ पे फैक्ट्री में एम्प्लॉयर वर्क करते थे परमानेंट बेसिस पे, तो अब वो कर रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पे. वो वर्कर्स को होल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है. जब काम है तब काम उनसे करवा लिया, ठीक है, और उतने टाइम के लिए उनको जो है पे कर दिया. वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग नाइट शिफ्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग पीक सीजन. पीक सीजन में दिन रात उनको काम करवाया जाता था, तो वेजेस बहुत ही कम थी. वर्कर्स को फोर्स किया जाता था ओवर टाइम करने के लिए, ठीक है, टू बोथ एंड्स मीट, ठीक है. While this competition among the garment exported has allowed the MNCs to make large profits, workers are denied their fair share benefit brought about the globalization. अभी एग्जांपल पढ़ लेते हैं. एक गारमेंट वर्कर की बात बताएगी, सिचुएशन बताएगी. 35-year-old सुशील हैज स्पेंट मेनी ईयर्स एज अ वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन दिल्ली. एक सुशील नाम का व्यक्ति है, 35 साल उसकी जो एज है, वो वर्क काम कर रहा है बहुत सालों से गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, जो कि दिल्ली में सेटअप है. She was, अच्छा सुशीला was employed as a permanent worker के तौर पे वो एम्प्लॉय की गई थी. entitled to health insurance, provident fund, overtime at a double rate. When Sushila's factory closed in late 1990s, after searching a job for 6 months, she finally got a job 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर शी लिव्स. 30 किलोमीटर दूर उसको एक काम मिल जाता 6 महीने बाद. इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक जब वो काम करती है इस फैक्ट्री में. और फिर शी इज अ टेम्परेरी वर्कर एंड अर्न्स लेस देन हाफ ऑफ द व्हाट शी वाज अर्निंग अर्लियर. जितना वो पहले कमा रही थी उससे कम, आधे से भी कम पगार पे वो काम कर रही है और टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रही है. सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग 7 days a week at 7:30 AM and returns at 10 PM. A day off from work means no way. जिस दिन वो छुट्टी करेगी उस दिन के पगार उसकी नहीं मिलेगी. She has none of the benefits she used to get earlier. Benefits उसको मिलते थे ना पहले, तो वो उसको नहीं मिल पा रहे थे. Factories closer to her home have widely fluctuating orders and their pay even less. अब जो नज़दीकी फैक्ट्रीज थी वो फ्लक्चुएट बहुत करती थी ऑर्डर्स पे, और जो है पे जो है वो और भी कम मिलता था. तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से जो एक वर्कर है वो टेम्परेरी बेसिस पे उनको हायर किया जाता है. द कंडीशंस ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप्स ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब्ड अबव हैव बिकम कॉमन टू मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया. आज के टाइम पे देखो परमानेंट वर्कर्स बहुत कम परसेंटेज पे जो है वो हायर करते हैं. ज़्यादातर डेली, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, ऐसी यूनिट्स हैं जो डेली वेज अर्नर्स को जो है हायर करती हैं. डेली वेज अर्नर्स होते हैं, रोज आते हैं, अपना सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, वो ज़्यादा जाते हैं, पगार ले जाते हैं. तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी काम करते हैं, हम देखते ही हैं. मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. बहुत सारे लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन नहीं मिलती. ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के बावजूद भी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते जो पहले वो एंजॉय कर रहे थे. तो द स्ट्रगल्स फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. तो आज के लिए इतना ही बहुत है. आई होप आपको समझ में आया होगा. डू शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हेल्दी. थैंक यू.